हेलो दोस्तों, मैं दिनाथ ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल लर्न ज्योग्राफी विद दिनाथ ठाकुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भूआकृति विज्ञान से संबंधित काफ़ी चर्चित टॉपिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन जियोमॉर्फोलॉजी की चर्चा करेंगे, जो W.D. थॉर्नबरी महोदय द्वारा 1968 में दिया गया था। यह टॉपिक न केवल UGC नेट बल्कि UG PG के विद्यार्थियों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे संबंधित हमेशा प्रश्न बनती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि UG PG नेट के सभी विद्यार्थियों को, सभी दोस्तों को इससे संबंधित लाभ मिले। साथ ही साथ दोस्तों हमें कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम भूआकृति विज्ञान की मूलभूत संकल्पनाओं की चर्चा करते हैं, तो यह मूलभूत संकल्पना प्रारंभ काल से ही वर्तमान समय तक भूआकृति की अर्थात भूआकृति चिंतन के विकास में विभिन्न युगों में काफ़ी चर्चित रही है। क्योंकि जब भी कोई सिद्धांत या संकल्पना का विकास होता है, तो उनके पीछे कुछ ऐतिहासिक संबंध स्थापित होते हैं, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य होता है। इसी संदर्भ में आज हम W.D. थॉर्नबरी महोदय ने कुल 9 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन जियोमॉर्फोलॉजी की चर्चा की है। इन 9 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन जियोमॉर्फोलॉजी में सबसे चर्चित एकरूपतावाद की संकल्पना है। सबसे चर्चित आपको एकरूपतावाद की संकल्पना मिलेंगी। इसमें कुल 9 है, जिसमें पहला आपका एकरूपतावाद की संकल्पना है, दूसरा शैल की संकल्पना, तीसरा भौमिकीय संरचना की संकल्पना, चौथा भूआकृति की प्रक्रम की संरचना, पांचवा अवस्था की संकल्पना, छठा भूआकृति की मापक की संकल्पना, सातवां भूआकृति समीकरण की संकल्पना, आठवां स्थल रूप प्रकारिकी की संकल्पना, नौवां में स्थलाकृतिक इतिहास की संकल्पना। कुल 9 है। इसमें इन 9 संकल्पनाओं का प्रतिपादन W.D. थॉर्नबरी महोदय ने अपनी चर्चित पुस्तक, ध्यान दीजिए, W.D. थॉर्नबरी महोदय ने अपनी चर्चित पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी में 1968 में किया था। यानी कि अगर इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है कि किस पुस्तक के माध्यम से थॉर्नबरी महोदय ने 9 जो अपना संकल्पना प्रस्तुत किया है भूआकृति विज्ञान से, तो प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। हम सभी जानते हैं कि फादर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी हमारे अल्बर्ट पैंक महोदय हैं, और जियोमॉर्फोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक स्टालर महोदय हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एकरूपतावाद की संकल्पना हमारा कितना महत्वपूर्ण है और उसमें क्या किन किन बातों की चर्चा होती है। पहला हमारा कॉन्सेप्ट है एकरूपतावाद की संकल्पना, जिसे हम कहते हैं वर्तमान समय में जो भूगर्भिक प्रक्रम तथा नियम कार्यरत हैं, वे ही समस्त भूगर्भिक इतिहास में कार्यरत थे, परंतु उनकी सक्रियता में अंतर था। इसे हम एकरूपतावाद की संकल्पना के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिए कि वर्तमान समय में जो भूगर्भिक प्रक्रम और नियम कार्यरत हैं, वे ही समस्त भूगर्भिक इतिहास में कार्यरत थे, परंतु उनकी सक्रियता में अंतर था। यह कथन आपका W.D. थॉर्नबरी महोदय द्वारा दिया गया है। W.D. थॉर्नबरी महोदय ने कहा है कि वर्तमान समय में हमारे पास जो भूगर्भिक प्रक्रम है, भूगर्भिक नियम है, भूगर्भिक कार्य हैं, वे सभी प्राचीन काल से ही समस्त भूगर्भिक इतिहास में देखने को मिलता है, परंतु उनका जो स्वरूप है वो थोड़ा सा रूपांतरित है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में जितने भी क्रियाएं क्रियाशील है, चाहे वो के विकास की प्रक्रियाएं हों, ये सभी प्रक्रिया प्राचीन काल में भी कार्यरत थी। ये सभी प्रक्रिया समस्त भूगर्भिक काल में कार्यरत थी, भूगर्भिक इतिहास में कार्यरत थी, परंतु आज के समय में, वर्तमान समय में उनकी सक्रियता में अंतर था, उनके स्वरूपों में अंतर है। पहले अगर लाखों करोड़ों वर्ष के उपरांत कुछ स्थल रूप बनते थे, तो हो सकता है आज के समय में वही स्थल रूप कुछ ही वर्षों में बन जाते होंगे, क्योंकि ये उनकी सक्रियता के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी जलवायु
जो दशा है, भौगोलिक दशा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए इन्होंने कहा है थॉर्नबरी महोदय ने कि वर्तमान समय में जो भूगर्भिक प्रक्रम और नियम कार्यरत हैं वही समस्त भूगर्भिक इतिहास में कार्यरत थे, परंतु उनका जो सक्रियता है, उनका जो स्वरूप है, उनमें जो एक्टिविटी आती है उसमें अंतर होता है। इसे हम एकरूपतावाद के संकल्पना के नाम से जानते हैं। यह जो संकल्पना है यह मॉडर्न जियोलॉजी का, आधुनिक भूगर्भ विज्ञान का, जियोलॉजी का काफ़ी मूलभूत संकल्पना है, जिसे हम एकरूपतावाद के नाम से जानते हैं। और एकरूपतावाद का जो संकल्पना है जेम्स हटन महोदय ने 1785 ईस्वी में प्रस्तुत किया है। लेकिन इसके संदर्भ में दो बातें चर्चित है कि 1785 ईस्वी में जेम्स हटन महोदय ने एकरूपतावाद का शब्द का प्रयोग किया, जबकि 1788 ईस्वी में 88 में हमारा इसका संकल्पना प्रस्तुत हुआ। ध्यान दीजिए, यहाँ दो तथ्य प्रचलित होती हैं। एक है 1785 में जेम्स हटन ने एकरूपतावाद का शब्द प्रस्तुत किया, जबकि 1788 ईस्वी में जेम्स हटन महोदय ने एकरूपतावाद का संकल्पना का प्रतिपादन किया। ये दो काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चित यहाँ पर बात निकल कर आती है। उसके बाद जेम्स हटन महोदय ने इसी सिद्धांत के संदर्भ में कहा है कि वर्तमान भूत की कुंजी होती है। ध्यान दीजिए कि वर्तमान भूत की कुंजी होती है, जेम्स हटन महोदय ने इसी एकरूपतावाद के संकल्पना के संदर्भ में कहा है। यानी कि जो हमारे पास वर्तमान समय में क्रियाएं दिख रही हैं, हमारे पास जैसे कि हिमालय पर्वत दिख रही हैं, क्या हिमालय पर्वत हमारा आज का है, वर्तमान समय का है, 100 वर्ष या 200 वर्षों का है? नहीं। यह जो हिमालय पर्वत का निर्माण है ये प्राचीन काल के मेसोजोइक, या फिर कहें कि मेसोजोइक जब पार होता है, जैसे जैसे हमारा लॉरेंसिया, गोंडवाना लैंड का विखंडन होता है, लॉरेंसिया का विखंडन होता है, तो वैसे धीरे धीरे करके जैसे ही आप ट्रसरी में सेनोजोइक एरा में घुसते हैं तो वहाँ से आपको हिमालय के निर्माण की प्रक्रियाएं दिखाई देती है। लेकिन हिमालय निर्माण की जगह पर पहले टेथिस सागर था और टेथिस सागर का निर्माण आपका मेसोजोइक काल में हुआ था। तो वर्तमान भूत की कुंजी है, यह स्पष्ट करता है कि वर्तमान समय में जो भी लक्षण हमारे पास है धरातल की, वे सभी प्राचीन काल में कार्यरत थी और उनके स्वरूपों में अंतर के कारण आज उसका स्वरूप हमारे पास प्रतीत होता है। अगला पॉइंट एकरूपतावाद के अंतर्गत आता है कि न तो प्रारंभ का कोई लक्षण है, न ही अंत होने की कोई आशा। यह भी स्टेटमेंट आपका जेम्स हटन महोदय द्वारा दिया गया। यानी कि जो हमारे पास लक्षण है वो कब शुरू हो रहा है, कब उसका अंत होगा, इसके बारे में कोई नहीं कह सकता, क्योंकि प्रकृति को न तो किसी ने समझा है, न ही भविष्य में जाकर फाइनली इसको कोई समझ सकता है। इसमें हमेशा कुछ न कुछ नियम परिवर्तित होते रहते हैं। इसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि न तो प्रारंभ का कोई लक्षण आता है, न ही अंत होने की कोई आशा। एकरूपतावाद के संदर्भ में ही जॉन प्लेफेयर महोदय ने, ये भी काफ़ी बड़े जियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने 1802 ईस्वी में, ध्यान दीजिए 1802 ईस्वी में हटनियन थ्योरी ऑफ द अर्थ के माध्यम से एकरूपतावाद के संकल्पना का प्रतिपादन किया। यानी कि हटन के सिद्धांत का इन्होंने परिमार्जन करने का कोशिश किया था और इन्होंने किताब लिखा जॉन प्लेफेयर ने, हटनियन थ्योरी ऑफ द अर्थ। इसको आप लोग नोट डाउन कर लें। हटनियन थ्योरी ऑफ द अर्थ के माध्यम से इन्होंने, जॉन प्लेफेयर महोदय ने एकरूपतावाद का परिमार्जन का कोशिश किया था। आगे चलकर फिर काफ़ी चर्चित विद्वान शामिल होते हैं इसी एकरूपतावाद में, जिसको हम लोग चार्ल्स लियल कहते हैं। चार्ल्स लियल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, ध्यान दीजिए प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, जो 1863 में इन्होंने प्रतिपादित किया था, इन्होंने हटन के सिद्धांत को परिमार्जन करने का प्रयास किया। साथ ही साथ उन्होंने क्या बताया कि भूगर्भिक प्रक्रम भूगर्भिक इतिहास के प्रत्येक काल में समान रूप से सक्रिय थे। यानी कि जो हमारे पास भूगर्भिक इतिहास है, भूगर्भिक प्रक्रम प्रोसेस है, ये प्रोसेस, ये प्रक्रम, ये इतिहास के प्रत्येक काल में समान रूप से कार्यरत था। ये चार्ल्स लियल का कहना है। जब समान रूप से कार्यरत था तभी जाकर हमारा समय के साथ पर्वतों का निर्माण हुआ, कोयला कार्बोनिफेरस से लेकर अभी तक उसका निर्माण हो रहा है और हुआ है। अनेक जीवों का विकास हुआ है जो हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल में पढ़ते हैं, अनेक धरातलीय स्वरूप का विकास हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी हमारा भूगर्भिक प्रक्रम है वो भूगर्भिक इतिहास के प्रत्येक काल में समान रूप से स्पष्ट तरीके से सक्रिय थे। उसके बाद हटन महोदय ने कहा कि प्रकृति का जो स्वभाव होता है वो क्रमबद्ध होता है। क्रमबद्ध होता है कहने का मतलब है कि प्रकृति सिस्टमेटिक ढंग से एक के बाद एक
प्रक्रम के आधार पर कार्य करती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्थलखंड विकास कर गया, विकास के बाद फिर लाखों करोड़ों वर्ष पहले विकास किया, उसके बाद अपर्दन हुआ, जैसे डेविस ने कहा था। डेविस कहते हैं कि हमारा जो स्थल रूप है पहले विकास करेगा, विकास के उत्थान के बाद उसमें उत्थान लंबा प्रक्रिया होगा, उसके बाद धीरे धीरे अपर्दन होगा, फिर आगे बढ़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है वास्तव में आपका ये है कि कहीं ना कहीं हमारा जो स्थल रूप है वो आपको पहले स्थल रूप और अपर्दन साथ साथ होता है, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से होता है। उन्होंने ये भी कहा है कि विध्वंस प्रतिफल का रचना है और रचना विध्वंस प्रतिफल है, यानी कि विध्वंस प्रतिफल का रचना है, रचना का प्रतिफल विध्वंस है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जेम्स हटन का है कि जब हम कहेंगे कि हमारे पास विनाश हो रहा है तो विनाश का मतलब ही रचना है, नई चीज़ों का विकास है, और विकास का मतलब ही हमारा विनाश है। ये स्पष्ट जानिए कि जहाँ विकास है वहीं विनाश होता है, जहाँ विनाश होता है वहीं विकास होता है। तो इसके बारे में भी काफ़ी महत्वपूर्ण बातें की हैं जेम्स हटन महोदय ने। आगे बढ़ते हैं दूसरा जो संकल्पना है, मूल संकल्पना है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। दूसरी है चट्टानें भूगर्भिक इतिहास की पुस्तकें हैं, जीवाश्म उसके पृष्ठ है। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे हम शैल की संकल्पना कहते हैं। वास्तव में इसे हम शैल की संकल्पना कहते हैं, यानी कि रॉक्स आर द बुक्स ऑफ अर्थ हिस्ट्री एंड फॉसिल्स आर द पेजेस। ठीक है, यानी चट्टानें भूगर्भिक इतिहास की पुस्तकें हैं और जीवाश्म उनका पृष्ठभूमि है। जब हम पृथ्वी के इतिहास को समझते हैं, जब हम पृथ्वी के इतिहास को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि यह हमारा चट्टानों के संदर्भ में ही स्पष्ट तरीके से पता चलता है। जैसे जियोलॉजिकल टाइम स्केल जब आप लोग उल्लेख करते हैं, जब जियोलॉजिकल टाइम स्केल हम लोग पढ़ते हैं, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हमारा जीवाश्म के आधार पर पृथ्वी के आयु का निर्धारण होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी समझिए कि जो चट्टान हमारा है वो भूगर्भिक इतिहास का पुस्तक है। यदि चट्टान को हम पुस्तक कहेंगे तो उसमें जो जीवाश्म पाया जाता है उसका पृष्ठ है, यानी पेजेस है। ठीक है, चट्टानें हमारे भूगर्भिक इतिहास के पुस्तकें हैं और उसका जो पृष्ठ है वो उसका जीवाश्म है। इसे हम शैल की संकल्पना कहते हैं। यह संकल्पना वास्तव में चट्टानों की चक्रीय संकल्पना, यह जो संकल्पना है वास्तव में चट्टानों का चक्रीय संकल्पना है, यानी कि इन भूगर्भिक इतिहास को समझने के लिए चट्टानों को एक साइकिल के अनुसार उसको पार होना होता है, तभी जाकर फाइनली उसका हमें पता चलता है। यानी कि अगर हम चट्टानों का वर्तमान रूपों का चाहे निर्माण की या किसी भी समय उसका निर्माण हुआ हो, उसका अगर हम अध्ययन करें तो हमें ज्ञात होता है कि चट्टान विशेष कब और किस परिस्थिति में किस रूप में निर्माण हुआ है। इसी आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि कहीं ना कहीं चट्टानें पृथ्वी के इतिहास की पृष्ठ हैं और इस प्रक्रिया के माध्यम से हुआ है। इनके आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है, कहा जाता है कि चट्टानें पृथ्वी के इतिहास की पृष्ठ हैं, पुस्तक के पृष्ठ हैं और जीवाश्म उनके अक्षर हैं। उल्रिच और मॉर्गन महोदय ने काफ़ी महत्वपूर्ण बात इस शैल की संकल्पना से संबंधित कहा है। क्या कहा है? चट्टानें आग्नेय हो या परतदार एक तरफ पृथ्वी के इतिहास की हस्तलिपि तैयार करती है तो दूसरी तरफ समकालीन दृश्यावली के लिए आधार प्रस्तुत करती है। देखिए काफ़ी जो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि चट्टानें आग्नेय हो या परतदार एक तरफ पृथ्वी के इतिहास की हस्तलिपि तैयार करती है, यानी कि पृथ्वी के इतिहास को बताता है, और दूसरी तरफ यह भी बात प्रस्तुत करती है कि उन ऐतिहासिक क्रम में जो स्वरूप निर्मित हुआ है इन्हीं आग्नेय और परतदार शैलों के परिणाम स्वरूप उसके आधार को मानते हुए प्रस्तुत हुआ है। ये उल्रिच और मॉर्गन का कहना है। शैल की संरचना में हम लोग बात करते हैं आग्नेय शैल का निर्माण का, रूपांतरित शैल का निर्माण का और परतदार शैल का निर्माण का। लेकिन इसमें आप देखिएगा कि आग्नेय शैल पृथ्वी के आग्नेय शैल को हम लोग पृथ्वी के चट्टान का प्राचीन शैल कहते हैं, पृथ्वी के इतिहास का, या फिर आग्नेय शैल पृथ्वी का सबसे प्राचीनतम चट्टान है। ठीक है, पृथ्वी का सबसे हम लोग बात करते हैं प्राचीनतम चट्टान है हमारा आग्नेय शैल। आग्नेय शैल का निर्माण भी कुछ चक्रीय पद्धति द्वारा होता है, यानी कि जब पृथ्वी पर ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो धीरे धीरे वो ठंडा होता है, ठंडा होने पर आग्नेय शैल का निर्माण होता है। जब आग्नेय शैल में विघटन और वियोजन या फिर कहीं अपर्दन की क्रियाएं लगातार चलती है तो फिर अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। फिर
अवसादी चट्टान में जब अत्यधिक दबाव पड़ता है, अत्यधिक उसमें अपरदन अपक्षय की क्रियाएं होने लगती है, तो रूपांतरित सेल का बन जाता है। तो इस तरह करके हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो सेल की संरचना है वो एक चक्र का माध्यम है, जिसे हम सेल की संकल्पना को चक्रीय पद्धति कह रहे हैं। ये चक्रीय संकल्पना है। पूरा चक्रीय पद्धति के साथ इनका शुरुआत होता है। तीसरा है जो आज का अंतिम संकल्पना है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि 3 पार्ट में मैं इसको लेकर आऊँगा और 3 पार्ट में 3-3 संकल्पना का वर्णन करूँगा, तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कम समय में आप लोगों को अधिक जानकारी के लिए सबसे अच्छा तकनीक माना जाता है। तो यहाँ पर तीसरा जो है भौमिकीय संकल्पना, भौमिकीय संरचना की संकल्पना। भौमिकीय संरचना की संकल्पना को जब आप देखते हैं तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है कि स्थल रूपों के विकास में भौमिकीय संरचना एक महत्वपूर्ण नियंत्रक कारक है। उससे स्थल रूप प्रतिबिंबित होता है। ये थॉर्नबरी महोदय का कहना है। ध्यान दीजिए, ये आपका जो कहना है स्टेटमेंट थॉर्नबरी महोदय का कहना है। ठीक है, थॉर्नबरी महोदय का ये कहना है कि स्थल रूपों के विकास में भौमिकीय संरचना एक महत्वपूर्ण नियंत्रक कारक होता है। यानी कि स्थल रूपों को प्रभावित करने वाले कारकों में भौमिकीय संरचना यानी कि जो हम कहेंगे इसमें जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एक मुख्य कारक होता है, फैक्टर होता है। और उसी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के आधार पर हमारा स्थल रूपों का विकास होता है। क्योंकि पहले भी मैंने कहा कि हमारा जो आग्नेय चट्टान, परतदार चट्टान और रूपांतरित चट्टान है, ये जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उनका, इनका स्वरूप है, भूगर्भिक स्वरूप है चट्टानों के रूप में। उनके आधार पर ही हमारा स्थल रूपों का विकास होता है, स्थल रूप प्रतिबिंबित होता है। यहाँ पर यह ध्यान देना है कि कभी कभी हमारा जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो स्थल रूपों के निर्माण के लिए निष्क्रिय हो जाती, कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से। हमारे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कंट्रोलिंग फैक्टर के रूप में काम करता है, इसके बारे में। तो इन्होंने कहा है स्थल रूपों के विकास में भौमिकीय संरचना एक महत्वपूर्ण नियंत्रक कारक मान लेना एक प्रवृत्ति है। ठीक है, सिर्फ हम भौमिकीय संरचना को कंट्रोलिंग फैक्टर मानेंगे तो ये एक प्रवृत्ति है मानव का, या फिर कहें कि हम प्रकृति को एक प्रवृत्ति के तौर पर लेते हैं। लेकिन यह तथ्य कई बार सत्य भी होता है, परंतु जैसे संरचना सदैव मूल नियंत्रण कारक नहीं होता, वह भी अकेले है। यानी कि एक कारक से कैसे कोई स्वरूप निर्मित होगा, ध्यान देना है, क्या एक कारक से कोई स्वरूप निर्मित होगा? नहीं होगा। लेकिन कभी कभी वो सत्य हो जाता है, ये भी ब्राउन महोदय कहते हैं। यानी कि भौमिकीय संरचना जो है स्थल रूपों के निर्माण में निष्क्रिय तत्व होते हैं, अकेले निष्क्रिय तत्व हो जाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे इसको हम देखें कि भौमिकीय संरचना स्थल रूपों के विकास में कारक तो है, लेकिन अकेले वो निष्क्रिय हो जाता है। क्योंकि इसमें आप देखिएगा कि इसमें 3 चीज़ उसकी भौमिकीय संरचना में शामिल होती है: सेल की प्रकृति, सेल की व्यवस्था और सेल की विशेषता। यानी कि किस प्रकार का हमारा नेचर है, आग्नेय सेल है, परतदार सेल है, या फिर हम कहेंगे रूपांतरित सेल है। व्यवस्था में हम बात करें अगर, तो इसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण बातें निकल कर आती हैं कि किस प्रकार, किस व्यवस्था के तहत इसका निर्माण हुआ है। चट्टानों की जो व्यवस्था है, किस व्यवस्था के तहत उनकी निर्माण हुआ है, वलित संरचना है या फिर गुंबद का ये संरचना है, भ्रंश से संबंधित है, तो वो भी आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण है। सेल की विशेषता की यदि हम बात करें तो विशेषता में हम लोग देखते हैं कि यांत्रिक और रासायनिक संगठन वहाँ पर काम करता है। सभी जानते हैं कि जब कोई स्थलखंड का विकास होता है तो प्रक्रम का उनका, जैसे कि डेविस ने कहा है कि डेविस ने अपना जो त्रिकूट का बात किया था, तो यानी स्थल रूपों के विकास का, तो उसमें कहा था कि संरचना, प्रक्रम और समय, इन तीनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, या फिर कहें अवस्था। ठीक है, इन तीनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसी के आधार पर सेल उच्चावच का भी योगदान होता है। यानी कि एक भौमिकीय संरचना के निर्माण में चट्टानों का, भौतिकी, भौगोलिक दशा का, साथ ही साथ
अनेक प्राकृतिक दशा भी उसमें महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पार्ट 1। आने वाले वीडियो में हम पार्ट 2 की चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो की और हम लोग नए रूपों में फिर आगे भू आकृति प्रक्रम की संकल्पना का चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार हैं, तो इसी प्रकार के वीडियो में पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा